हाय स्टूडेंट, मैं ओम प्रकाश कुमावत हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। कल तक हमने क्या पढ़ा उसके बारे में आपको कुछ बता देता हूं। कल तक हमने ये पढ़ा कि सातत्यता क्या होती है, मतलब कंटिन्यूटी जिसको हम बोलते हैं। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। और मैंने आपको यह भी बताया कि कंटिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं। किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी को किस तरीके से हम चेक करते हैं, कोई ग्राफ किस बिंदु पर टूट रहा है या नहीं टूट रहा, इस सभी बातों की जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे बोर्ड में जो पूछे गए हैं, और आज मैं फिर उसी रूटीन में आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ आपको। और ये क्वेश्चन जैसा कि आपको पता है कि अभी जो प्री बोर्ड लगी थी आपकी स्कूल में, जो प्री बोर्ड लगी थी उसमें भी आया था। वैसे आपको ये भी पता होगा कि जो बोर्ड एग्जाम होती है उसमें पेपर के 4 पार्ट होते हैं, ए, ब, से और द, 4 पार्ट होते हैं। इंग्लिश में यदि हम बात करें ए, बी, सी और डी, तो जो बी पार्ट होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आता है कंटिन्यूटी का या डिफरेंशियबिलिटी का, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो जब भी आप एग्जाम देने जाओगे वहां पर बी पार्ट में इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन अब तक ऐसा हुआ है कि जो क्वेश्चन आया है वो ज्यादातर 99% क्वेश्चन जो आया है वो आया है कंटिन्यूटी में से। डिफरेंशियबिलिटी में से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बुक का एग्जाम्पल 7 है। क्वेश्चन ऐसे है, एफ एक्स इक्वल टू इसमें दे रखा है एक्स की पावर m साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0। और जब x इक्वल टू 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि वह कौन सा प्रतिबंध है जिसके लिए ये दिया हुआ फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, यानी कि m के किस मान के लिए x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो m का वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है, जब ये x इक्वल टू 0 पर क्या है, सतत है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में खुद बोल रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पर सतत है। तो सतत होने के लिए एक लाइन आपको लिखनी होती है, ऊपर मैंने बताया था कि फंक्शन ऑफ वैल्यू, फलन का मान RHL राइट हैंड लिमिट इक्वल टू LHL इक्वल टू परिमित, ये होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो फंक्शन किसी पॉइंट पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है, खुद बोल रहा है कि x इक्वल टू 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब है। तो फिर वही काम करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फलन का मान। तो पहला पॉइंट, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन ऑफ वैल्यू, फलन का मान। तो आप इसमें आसानी से देख सकते हो कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 है, ठीक है। इसके बाद में हम क्या निकालते हैं, इसके बाद में निकालते हैं हम RHL राइट हैंड लिमिट। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h। ए मतलब किस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं, तो x इक्वल टू 0 पर, तो 0 प्लस h मतलब h। अब fh की जगह fh की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। fh का मतलब है कि फंक्शन में जहां पर x है उसकी जगह क्या लिखना है, h लिखना है। और फंक्शन कौन सा लेते हैं ये तो मैंने पहले बता ही दिया कि जहां पर नॉट इक्वल टू का साइन उसके सामने वाले पार्ट को लेते हैं। तो इसमें x की जगह क्या लिख देंगे, h लिख देंगे। यहां पर जो x दिख रहा है उसकी जगह हम h लिख देंगे, साइन 1/h, ओके। अब हमको यहां पर m का प्रतिबंध ज्ञात करना है। भाई m की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे इसका मान कितना आ जाए, 0 आ जाए। 0 क्यों लेकर के आना है, क्योंकि ये बोल रहा है कि m के किस मान के लिए ये सतत होगा। तो सतत तो तब होगा ना जब फलन का मान RHL के बराबर होगा, मतलब कितना होगा, 0 होगा। तो यहां पर ये सब कुछ डिपेंड करता है m की वैल्यू पर। तो यहां पे कितने केस बन सकते हैं, तो फर्स्ट केस यहां पर ये हो सकता है, केस फर्स्ट क्या हो सकता है कि यदि इफ
m की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, m की वैल्यू यदि ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से ज्यादा है, जैसे जीरो से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 इस तरीके से, तो फिर क्या होगा, तो फिर इसमें ऐसे होगा इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो। यहां पर h की जगह हम क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। तो जीरो की पावर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। भाई ये तो पॉजिटिव है ना, m तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो की पावर 2 तो जीरो ही होता है, 3 लगाओगे तो भी जीरो ही होता है। यानी कि जीरो की पावर यदि आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लगाओगे तो उसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया। इनटू यहाँ पे आएगा साइन 1/0, तो साइन इनफाइनाइट हो गया। क्या हो गया, साइन इनफाइनाइट। अब साइन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है हमारे को नहीं पता, लेकिन ये पता है कि साइन के आगे कुछ भी लिख दो x की जगह, तो इसकी वैल्यू -1 से 1 में कोई एक फाइनाइट वैल्यू होती है, कोई एक परिमित संख्या होती है। इसका मतलब इसका मान -1 से 1 में कोई भी एक परिमित संख्या है। यहां पर कुछ भी आएगी तो कोई परिमित संख्या है, और जब हम किसी फाइनाइट वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। तो केस फर्स्ट ये बोल रहा है कि यदि m की वैल्यू जीरो से ज्यादा है, m ग्रेटर देन जीरो है, तो उस कंडीशन में RHL की वैल्यू कितनी आई, जीरो आई, और आनी भी क्या चाहिए थी, जीरो ही आनी चाहिए थी। दूसरा केस इसमें यह भी बन सकता है, दूसरा केस इसमें क्या बन सकता है, इफ m इज लेस देन जीरो, m मान लीजिए लेस देन जीरो है, अब की बार मैं लेस देन जीरो ले रहा हूं, तो यहां पर फिर होगा क्या, यहां पर होगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो हो गया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब यहां पर आप देख सकते हो कि m किस में है, नेगेटिव में है, नेगेटिव में है ना, तो ये नीचे जाकर किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यहां पर इस तरीके से हो जाएगा साइन 1/h, और ये नीचे आ जाएगा h की पावर m। अब जैसे ही ये ऊपर था, h की पावर m ऊपर था, लेकिन m लेस देन जीरो है, तो उस कंडीशन में हम इसको नीचे लेकर के आएंगे, और नीचे लेकर के आएंगे तो ये अब ये पावर किस में हो गई, प्लस में हो गई। और अब आप h की जगह क्या लिखोगे, जीरो, तो जीरो की पावर प्लस में है, इसका मतलब नीचे जीरो। तो जब किसी भी संख्या के नीचे जीरो होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, जो कि परिमित संख्या नहीं है, फाइनाइट वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि m लेस देन जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अब तीसरे केस की इसमें यदि हम बात करें, इस साइड में देख सकते हो आप, तीसरे केस की यदि हम बात करें, इसमें केस थर्ड क्या हो सकता है कि इफ m इक्वल टू जीरो हो, मान लीजिए m इक्वल टू जीरो आप ले रहे हो इसमें, तो फिर ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, किस तरीके से होगा, ये ऐसे होगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, m की जगह यदि मैं इसमें जीरो पुट करता हूं तो h की पावर जीरो लगाओगे तो वो कितना होता है, 1 होता है। तो फिर क्या बच गया, सिर्फ साइन 1/h, साइन 1/h बच गया। अब h की जगह क्या लिखोगे आप, जीरो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनफाइनाइट, और साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के मध्य कोई एक परिमित संख्या, -1 से 1 के बीच में कोई एक फाइनाइट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर भी कोई फिक्स वैल्यू हमारे को प्राप्त नहीं हुई, और जब फिक्स वैल्यू आती नहीं है तो उस कंडीशन में हम ये बोलते हैं कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो आपने देखा कि यहां पर m केवल इस वैल्यू के लिए, m यदि जीरो से ज्यादा है, m ग्रेटर देन जीरो है, तो उस कंडीशन में ये क्या होता है, ये फलन x इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस होता है। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये प्री बोर्ड में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन पिछली बार बोर्ड में आया था, कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है। कब आया था, पिछली बार 2019 में, और क्वेश्चन ये था, मैं इसमें देख करके बताता हूं बुक में क्या क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था बच्चों, ये क्वेश्चन कब पूछा गया, बोर्ड जो एग्जाम लगी 2019 में ये पूछा गया, और क्वेश्चन ये था कि fx इक्वल टू साइन x अपॉन x प्लस कोस x, साइन x अपॉन x प्लस कोस x, और ये कब है, जब x नॉट इक्वल टू जीरो है, और जब x इक्वल टू जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या है, k है। x इक्वल टू जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या है, k है। तो ये ऐसे बोल रहा है, इसमें ऐसे बोल रहा है कि यदि फंक्शन x इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस है, सतत है, तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि x इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस है तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या होगा,
इसका मतलब ये होगा कि फलन का मान दाईं सीमा और बाईं सीमा के बराबर होगा। तो यहां पर आपको पहले लाइन लिखनी चाहिए कि x इक्वल टू 0 पर सतत है, इसलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन फलन का मान इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, ये होगा। तो आपको एक आंसर निकालना है, इसका मतलब एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। तो एक इक्वेशन बनाने के लिए या तो हम आर एच एल निकालते हैं या फिर एल एच एल निकालते हैं, दोनों में से कोई भी एक निकाल करके फलन के मान के इक्वल टू कर देते हैं। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर हम क्या निकालेंगे, फलन का मान। और फलन का मान देख सकते हो आप, x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है, k है। क्या है, k है। दूसरा हम क्या निकालेंगे, दूसरा हम इसमें निकालेंगे आर एच एल, राइट हैंड लिमिट, और इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। a की वैल्यू कितनी है, यहां पर 0 है, तो 0 प्लस h करोगे तो आंसर क्या आएगा, f h ही आएगा। इसका मतलब कितनी बार बता चुका हूं कि f h का मतलब क्या होता है, जो फलन है उसमें x की जगह क्या लिखना है, h लिखना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये फंक्शन लेंगे हमेशा क्योंकि इसके सामने नॉट इक्वल टू का साइन है, तो यहां पर हो गया साइन h अपॉन h प्लस कॉस h, ठीक है, यही होगा। अब ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया, और लिमिट का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं आप अच्छी तरीके से जानते हो। जब प्लस माइनस में है तो लिमिट को हम अलग अलग कर सकते हैं, इसमें आपको ये पता है प्लस माइनस में जब लिमिट होती है तो आप लिमिट को अलग अलग निकाल सकते हो। तो यहां पर इसके साथ में अलग से लगा दी, प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h, ये अलग से हो गया। ओके, अब आप इसमें, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारा कि जब मैंने बताया था साइन के आगे 0 और अपॉन में 0 होता है तो उसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1 होती है। तो आप जैसे ही h की जगह 0 लिखोगे तो साइन के आगे 0 अपॉन में 0, तो ये तो कितना हो गया, 1 हो गया। और यहां पर भी जब आप h की जगह 0 लिखोगे तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहां से जो k की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस की कंडीशन में ये दोनों बराबर होते हैं, तो यानी कि x इक्वल टू 2। कितना सिंपल क्वेश्चन सन 2019 में पूछा गया। ओके, तो ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन यहां से आता है। सिंपल सा क्यों आता है, क्योंकि सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसलिए छोटा क्वेश्चन बनता है। बड़े क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं, यानी कि आपकी किताब में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ से दे रखे हैं, तो याद रख लेना वो बड़े क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे। बोर्ड में ज्यादातर ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंटिन्यूअस के, जिसमें ऐसे बोलेगा कि x इक्वल टू a पर यदि कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू a पर यदि सतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए, p का मान ज्ञात कीजिए, इस तरीके से सवाल हमारे से पूछता है। ओके, आगे क्वेश्चन हम और करेंगे, उससे पहले मैं नया टॉपिक आपका ले रहा हूं जिसका नाम है अवकलनीयता। अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी, क्या बोलते हैं, डिफरेंशियबिलिटी बोलते हैं इसको। अवकलनीयता मैं यहां पर ले रहा हूं। अब अवकलनीयता क्या है, इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। इंट्रोडक्शन, थोड़ा इसके बारे में परिचय देते हैं। अवकलनीयता को हम ग्राफ से समझते हैं, थोड़ा किससे समझते हैं, ग्राफ की अवकलनीयता क्या होती है। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि फलन की जो ग्राफ है, फलन की ग्राफ नहीं टूटनी चाहिए, नहीं टूटनी चाहिए। यानी कि जो फलन आपके पास में है वो, उसकी ग्राफ को यदि हम ड्रॉ करते हैं तो वो कहीं पर भी नहीं टूटनी चाहिए, तभी वो अवकलनीय होगा। और यदि ग्राफ नहीं टूट रही है, किसी फलन की ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो और वो ग्राफ कहीं पर भी नहीं टूट रही है, इसका मतलब वो फलन क्या हो गया, सतत फलन हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो यदि फलन क्या है, सतत है, कंटिन्यूअस है, यदि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो ग्राफ में शार्प कॉर्नर नहीं होने चाहिए, अर्थात हम ये बोल सकते हैं, इट मींस हम ये बोल सकते हैं कि ग्राफ क्या होनी चाहिए, ग्राफ
स्मूथ स्मूथ होनी चाहिए, ओके। तो अवकलनीयता से मतलब क्या है? अवकलनीयता से मतलब है कि यदि हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें तो उस फंक्शन का ग्राफ कहीं पर भी नहीं टूटना चाहिए, और नहीं टूटने के साथ में उस ग्राफ में कहीं पर भी शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए, कोना नहीं होना चाहिए। यदि कहीं ना कहीं पर कोना आ गया तो वहां पर वो फंक्शन अवकलनीय नहीं होगा। यानी कि अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी किसी फंक्शन में ये बताती है कि कोना है या नहीं, ठीक है। तो यहां से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि अवकलनीय होने के लिए वो कंटिन्यूअस होना जरूरी है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि फलन की ग्राफ नहीं टूटनी चाहिए। यदि ग्राफ टूट गई तो फिर वो क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और फंक्शन यदि डिसकंटिन्यूअस है तो फिर आप डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि यदि फलन असतत है, डिसकंटिन्यूअस है, तो वो अवकलनीय तो होगा ही नहीं वैसे भी। तो यहां से मैंने आपको बताया कि अवकलनीय होने के लिए सतत होना जरूरी है, और सतत होने के साथ में उसमें शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए। ग्राफ कैसी होनी चाहिए? स्मूथ होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट ये आया कि मैंने आपको बताया था फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस, जिसको हम सतत बोलते हैं, और एक होता है डिसकंटिन्यूअस, जिसको हम क्या बोलते हैं? असतत फंक्शन बोलते हैं, असतत, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, ओके। यहां पर जो असतत है, जब असतत हो गया तो ये डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, यानी कि नॉट डिफरेंशिएबल, अवकलनीय नहीं होगा, ये तो सीधा यहां से पता चल गया। और यदि कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो यहां पर हम दो बात बोल सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता, यानी कि अवकलनीय हो भी सकता है और अवकलनीय नहीं भी हो, ये जरूरी नहीं है। यदि वो अवकलनीय है, इसका मतलब क्या होगा कि ग्राफ स्मूथ है, ग्राफ स्मूथ है, उसमें कहीं पर भी शार्प कॉर्नर नहीं है। और यदि नॉट डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब उसमें शार्प कॉर्नर है। क्या है? कॉर्नर है, ओके, शार्प कॉर्नर है, मतलब सतत है, कंटिन्यूअस है, फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, लेकिन फिर भी वो यदि अवकलनीय नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब एक ही होगा कि उसमें क्या है? कोना है। और जिस बिंदु पर कोना आ जाता है उस बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं होता है, ओके। जैसे मैं कुछ बात, सारी की सारी ये जो बात है मैं आपको किसी फंक्शन के ग्राफ से समझाना चाहूंगा। किससे समझाना चाहूंगा? फंक्शन के ग्राफ से। जैसे कि मैंने एक फंक्शन लिया f x इक्वल टू मोड x, और इसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। ये तो बहुत सिंपल फंक्शन होता है जिसका ग्राफ मेरे हिसाब से सभी बच्चों को आता होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है कि नहीं? तो भाई इसी तरीके से होता है इसका ग्राफ। तो अब आप देख सकते हो कि ये ग्राफ कहीं पर भी नहीं टूट रहा, इसका मतलब सतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन आप यहां पर देख सकते हो कि x इक्वल टू 0 पर यहां पर शार्प कॉर्नर है, कोना है इस ग्राफ में। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि x इक्वल टू 0 पर यह फलन अवकलनीय नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल है। क्यों अवकलनीय नहीं है? क्योंकि यहां पर कोना आ गया इस ग्राफ में, और जब कोना आ जाता है तो वहां पर फलन क्या? अवकलनीय नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो मेरे हिसाब से ये बात आपकी समझ में आई होगी। और भी हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं जिसकी ग्राफ बना करके आप बात को समझ सकते हो। जैसे कि मैंने एक फंक्शन लिया f(x) इक्वल टू मिनिमम x और x²। ये कोई फंक्शन है, इस फंक्शन के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, तो समझ लीजिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि ये दो फंक्शन है, इन दोनों में से आपको मिनिमम पार्ट लेना है, जो कम वाला है वो लेना है। तो यहाँ पर दो फंक्शन है तो दोनों को y के बराबर लिख लीजिए, क्योंकि हमें ग्राफ बनानी है। तो y इक्वल्स टू एक तो क्या हो गया x, और एक क्या हो गया y इक्वल्स टू x²। अब ये किसका इक्वेशन है? ये स्ट्रेंथ लाइन का इक्वेशन है, जो कहां से गुजरती है? ओरिजिन पॉइंट से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है। और ये किसका है? पैराबोला का। पैराबोला का जो किस साइड में खुलेगा? जो पॉजिटिव y एक्स है उस साइड में खुलता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ यदि मैं बनाता हूं तो इस तरीके से बनेगा।
ये तो पैराबोला है जो कि डैश डैश करके मैं बना रहा हूं, इसमें डैश डैश करके इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इसमें ये पूरा पार्ट शामिल नहीं है, हमें मिनिमम पार्ट लेना है केवल और केवल। और ये y बराबर x की लाइन हो जाएगी, y बराबर x की लाइन, y बराबर x की लाइन यही तो होगी, क्योंकि ये कहां से गुजरती है, ओरिजिन पॉइंट से गुजरती है। इस तरीके से ये सीधी है, सीधी दिख नहीं रही होगी आपको, लेकिन आप इसको सीधा समझें। ओके, अब इसमें इधर से चलो, किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू होते हैं, और जो ग्राफ नीचे है वो वाला पार्ट लेना है दोनों में से, ठीक है, क्योंकि बाहर क्या है, मिनिमम है। तो इधर से जब आप चलोगे तो ये वाला पार्ट नीचे है, तो ये हमारे फंक्शन में शामिल होगा पूरा पूरा। फिर यहां तक आ गए, फिर यहां पर आप देख सकते हो कि ये ऊपर है और ये नीचे, तो ये वाला पार्ट इसमें शामिल होगा, और फिर ये वाला नीचे, तो ये वाला पार्ट इसमें शामिल होगा। इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। ये थोड़ा सही नहीं बना, इसको सही बना देते हैं, तो यहां पर ये सीधा चला गया। ओके, अब मैं जो इस फंक्शन में शामिल नहीं है उस वाले ग्राफ को हटा देता हूं थोड़ा सा। तो ये जो इसका ग्राफ बना, किसका फंक्शन हमारा ये था, ये फंक्शन था, आपको दिख रहा होगा एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम, एक्स और एक्स स्क्वायर में से मिनिमम वाला पार्ट लेना है, तो हमने ये लिया। अब आप देख सकते हो कि ये जो है कहीं पर भी नहीं टूट रहा, कहीं पर भी नहीं टूट रहा, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन आप इसमें एक चीज ये देख सकते हो कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, इन दोनों पर यहां पर कोना है। क्या है, कोना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है। क्यों अवकलनीय नहीं है आप जानते हो, क्यों अवकलनीय नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ गया, शार्प कॉर्नर आ गया, और जब जब भी कोना आएगा तब तब अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये हमने अवकलनीयता का इंट्रोडक्शन, परिचय ले लिया। इसके बारे में अच्छे तरीके से हम जान गए हैं, हमने ग्राफ से भी बातों को समझ लिया। अब हम जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक फंक्शन का हम ग्राफ बना नहीं सकते, और ग्राफ बना नहीं सकते तो फिर हमारे को कैसे पता चलेगा कि इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यहां पर ये होगा, जब भी आपको अवकलनीयता का परीक्षण करना हो, डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना हो, तो इसके लिए आपको दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 2 पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। जैसे इसमें पहला है RHD, जिसको हम बोलते हैं दाया दाया अवकलज। क्या बोलते हैं, दाया अवकलज, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो F डैश A प्लस H। ठीक है, RHD दाया अवकलज, F डैश A प्लस H भी बोल सकते हो आप इसको। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होता है, लिमिट H टेंड्स टू 0, लिमिट H टेंड्स टू 0 F A प्लस H माइनस F A अपॉन H। ये दाया अवकलज है, RHD है। ठीक है, इसी तरीके से हम LHD निकाल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायां अवकलज। क्या बोलते हैं, बायां अवकलज। या फिर आप इसको बोल सकते हो F डैश A माइनस H। H के बारे में मैंने आपको कल बता दिया, H क्या है, 0 के पास में एक छोटी सी पॉजिटिव संख्या है। तो यहां पर इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा लिमिट H टेंड्स टू 0 F A माइनस H माइनस F A अपॉन माइनस H। इसमें यहां पर H आता है और इधर क्या आता है, माइनस H आता है। ठीक है, y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, और x बराबर a पर आपको अवकलनीयता का परीक्षण करना है। x बराबर a पर आपको अवकलनीयता का परीक्षण करना है, तो आपको दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक तो RHD और एक LHD। ये दो वैल्यू निकालने के पश्चात यदि RHD LHD के बराबर है, और बराबर होने के साथ में फाइनाइट वैल्यू है, परिमित संख्या है, तो इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि x इक्वल टू a पर फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला लगा के आप जांच कर सकते हो कि x इक्वल टू a पर फलन अवकलनीय है या नहीं, मतलब वहां पर ग्राफ में कोना है या नहीं। अब हम क्वेश्चन से समझते हैं ये सारी की सारी बातें जो मैंने आपको बताई है।
क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, आपकी बुक में से ले रहा हूं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी बुक का है एग्जाम्पल 13 और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर में है -1/x² साइन 1/x। ये कब है? जब x नॉट इक्वल टू 0, और जब x इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी है? 0। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच कीजिए। डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है इसमें x इक्वल टू 0 पर। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं? दो ही वैल्यू निकालते हैं, RHD और LHD। x इक्वल टू 0 पर निकालना है तो यहां पर सबसे पहले मैं निकालूंगा RHD, दायां अवकलज। फॉर्मूला होता है इसका लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या आता है यहाँ पर FA प्लस H, A प्लस H, A की वैल्यू कितनी है? 0, तो 0 प्लस H मतलब FH, फिर माइनस FA, तो A की वैल्यू 0 है अपॉन H, यही होता है इसका फॉर्मूला। अब सभी की वैल्यू इसमें लिख देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो ऐसे कैसे रहेगा? FH का मतलब क्या होता है? फंक्शन में x की जगह h लिखना है, तो फंक्शन फिर आपको ये लेना है इसमें, क्योंकि इसके दो पार्ट हैं। तो कौन से वाला पार्ट लेते हैं? जिसके सामने नॉट इक्वल टू का साइन होता है। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन है तो ये वाला पार्ट लेंगे और इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे? h पुट करेंगे। ओके, तो e की पावर -1/h² साइन 1/h, फिर माइनस ये वाला जो माइनस है ये माइनस ले लिया। f0 का क्या मतलब है? x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू, तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और नीचे h। अब इसको सॉल्व करना है, ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया पूरा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 0 का तो यहाँ पर कोई मतलब है नहीं, माइनस में पावर है तो इसको प्लस में बनाते हैं। सबसे पहले प्लस में बनाने के लिए नीचे भेज दोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h, ये तो ऊपर रह गया 1/h, और ये नीचे आ जाएगा h e की पावर में -1/h², सॉरी प्लस में हो गया, e की पावर 1/h²। ऊपर किसका था? माइनस का था, नीचे आके किसका हो गया? प्लस का हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लिमिट का क्वेश्चन है और लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम रूप की जांच करते हैं कि कौन सा रूप बन रहा है। h टेंड्स टू 0, h की जगह क्या लिखना है? 0 लिखना है, तो यहाँ पे हो गया 1/0, साइन के आगे इनफाइनाइट, इसका मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, -1 से 1 के बीच में कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू हो सकती है। और इधर लिखोगे तो 0, h की वैल्यू 0, e की पावर इनफाइनाइट, और e की पावर इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट, तो 0 इंटू इनफाइनाइट, तो उनमें से तो कोई सा रूप नहीं आ रहा इधर। तो यहां पर करेंगे क्या? ऐसा एक और क्वेश्चन आपकी बुक में है, तो इसमें यह करना है कि इधर e की पावर x का जो प्रसार होता है वो वाला फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे। जैसा कि आप जानते हो e की पावर x का जो फॉर्मूला होता है प्रसार जब हम करते हैं इसका, तो वो होता है 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 को हम क्या बोल सकते हैं? सिर्फ 2 बोल सकते हैं, एंड सो ऑन, इस तरीके से ये चलता है। इतना ही लेना आपको बस इसमें। अब इसमें आप देख सकते हो कि जो x है इसकी जगह क्या है? 1/h² है, तो जो भी x दिख रहा है उसकी जगह क्या लिखना है? 1/h² लिखना है इसमें। तो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिख सकते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h, ये तो ऐसे कैसे रहेगा? h बार है और यहाँ पर ब्रैकेट लगा कर की ये वैल्यू लिख देते हैं 1 + x, x की जगह क्या आएगा? 1/h² प्लस फिर यहाँ पर x² है तो 1/h² का फिर से स्क्वायर करोगे तो 1/h की पावर 4, 2h की पावर प्लस, एंड सो ऑन, इस तरीके से हो जाएगा। हाँ, तो इधर देखिए हमने यहां पर क्या किया? जो e की पावर 1/h² है इसकी जगह e की पावर x का फॉर्मूला लगा करके पूरा प्रसार कर दिया। अब मैं इस h को अंदर भेज रहा हूं क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h ऊपर है और h को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया h प्लस 1/h प्लस 1/2h³ प्लस, एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा पूरा। अब इसमें h की जगह क्या लिखना है? 0 लिखना है, तो h की जगह 0 लिखोगे तो ये हो गया 0,
फिर यहाँ पे जीरो का ऐड करने से कोई मतलब है नहीं, तो 1/0 इनफाइनाइट प्लस 1/0 इनफाइनाइट, तो नीचे कुल मिलाकर के क्या बन गया, इनफाइनाइट बन गया। और ऊपर साइन 1/0 साइन इनफाइनाइट होगा, और साइन इनफाइनाइट की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू हो सकती है। तो ऊपर तो वैल्यू फिक्स नहीं आ रही, लेकिन नीचे क्या है, इनफाइनाइट है। और जब किसी भी संख्या के नीचे अनंत होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जीरो होता है, चाहे ऊपर कुछ भी आ जाए। भाई कोई भी एक संख्या आएगी, नीचे इनफाइनाइट है, ऊपर कोई भी एक संख्या आ जाएगी, हमें नहीं पता क्या आएगी, जो भी आएगी, लेकिन नीचे तो इनफाइनाइट है, और जब नीचे इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। तो इस तरीके से हमने RH फाइंड किया, दायां अवकलज। ठीक है, अब मैं यहां पर बायां अवकलज निकालता हूं इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं यहां पर बता रहा हूं। LHD ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला होता है इसका लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर आता है FA माइनस H, तो A की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 माइनस H मतलब -H, फिर माइनस FA, तो F0, और नीचे होता है माइनस का H। अब फिर से यहां पर वैल्यू लिखनी है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या है, फंक्शन में x की जगह -h लिखना है, तो यहां पर लिखोगे आप e की पावर माइनस, ये माइनस है, यहां पे आएगा -h, और -h का स्क्वायर वही रहता है 1/h²। ओके, और साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे -h हो गया ना, तो वो माइनस बाहर आ जाएगा इसमें, तो माइनस बाहर आ गया, तो इधर लगा रहा हूं मैं साइन, ये हो गया 1/h। ठीक है, माइनस यहां पर F0, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है, और नीचे माइनस का h है। अभी आपने देखा कि इधर 0 घटाने से कोई मतलब वाली बात नहीं है, तो इसको हटा दिया यहां से, और माइनस से माइनस हट गया, और e की पावर को प्लस में बनाने के लिए नीचे लेकर के आएंगे, सेम वही बात हो गई। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h, और नीचे है h e की पावर 1/h²। किसमें, ऊपर माइनस में थी, नीचे आकर किसमें हो गई, प्लस में हो गई। अब सेम उसी तरीके से यहां पर इसका फिर से प्रसार करेंगे, h को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे बनेगा इनफाइनाइट, और जब भी किसी संख्या के नीचे इनफाइनाइट आता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहां से भी जब आप इसको सोल्व करोगे उसी तरीके से जैसे हमने RH को सोल्व किया, तो आंसर कितना आएगा, 0। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि x इक्वल टू 0 पर LHD इक्वल टू RHD। तो x इक्वल टू 0 पर ये क्या हो गया, अवकलनीय हो गया। ओके, यानी कि इस फंक्शन का ग्राफ यदि आप बनाते हो तो उस ग्राफ में x बराबर 0 पर कोना नहीं आएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, इसमें आपकी बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली है एक्सरसाइज 6.2, उसका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि यदि प्रत्येक बिंदु पर फलन अवकलनीय है, प्रत्येक बिंदु पर फलन अवकलनीय है, तो m और n का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो अवकलनीय होने का मतलब ये हुआ कि ये सतत भी है, क्योंकि कोई फलन यदि अवकलनीय होता है तो उसका मतलब होता है कि वह सतत भी है। तो यहां पर आप दो कंडीशन काम में लोगे, एक तो सतत होने की कंडीशन और एक अवकलनीय होने की कंडीशन। तो सबसे पहले मैं सतत होने की कंडीशन काम में ले रहा हूं। अब कौन से पॉइंट पे हम देखें तो यहां पर दिख रहा होगा x इक्वल टू 1 की बात चल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको x इक्वल टू 1 पर देखना, प्रत्येक बिंदु पर नहीं। तो मैं इस क्वेश्चन के दो पार्ट कर लेता हूं। इधर जो मैं कंडीशन ले रहा हूं वो सतत होने की कंडीशन ले रहा हूं। तो x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर ये सतत है, क्योंकि अवकलनीय तो सतत भी है।
तो सतत होने पर क्या होता है, फलन का मान बराबर दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा। तो सबसे पहले हम इसमें फंक्शन ऑफ वैल्यू निकाल लेते हैं, फलन का मान। फलन का मान किस पर, x इक्वल टू 1 पर फलन का मान। तो x इक्वल टू का साइन यहां पर है, ये देख सकते हो आप। x इक्वल टू 1 पर आपको ये फंक्शन लेना है और इस फंक्शन में x की जगह 1 लिखना है। तो x की जगह 1 लिखोगे तो क्या होगा, यहां पे 3 और यहां पे 1, 4 हो गया। तो इस तरीके से फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 4 प्लस m। फिर क्या निकालते हैं हम, फिर इसमें निकालते हैं आर एच एल, राइट हैंड लिमिट हम निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 a प्लस h। तो किस पर, x इक्वल टू 1 पर है तो 1 प्लस h हो जाएगा। यानी कि यहां पर आप फंक्शन कौन सा लेोगे, 1 प्लस h का मतलब x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। तो ये देख सकते हो x ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन लेना है आपको इसमें। और इस वाले फंक्शन में x की जगह क्या लिखना है, 1 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 और इसमें x की जगह आप लिख दोगे 1 प्लस h। तो n बार रहेगा 1 प्लस h और प्लस का 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, यहां पे ये n प्लस n h प्लस 2 हो जाएगा। h की जगह 0 लिखोगे तो ये वाला पार्ट 0 हो गया और आंसर क्या आ गया, n प्लस 2। अब इसके बाद में हम क्या निकालते हैं, LHL, जिसको हम बोलते हैं बाईं सीमा। तो LHL निकालोगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h। 1 माइनस h का मतलब वो फंक्शन लेना है जहां पर x की वैल्यू 1 से कम है। तो यहां पर देख सकते हो x लेस देन 1, तो ये फंक्शन लोगे और यहां से आप क्या निकालोगे, बाईं सीमा निकालोगे, तो यही रिजल्ट आ जाएगा। तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर जो फलन का मान है वही बाईं सीमा से आएगा। तो फिर इसमें LHL निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपको दिया गया कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है, और जब कंटिन्यूअस है तो फंक्शन ऑफ वैल्यू और RHL दोनों बराबर होंगे। तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो 4 प्लस m इक्वल टू n प्लस 2, और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये इधर ले आओ सबको एक साइड में, तो ये इधर आके इसमें से घट जाएगा। तो m माइनस n और प्लस का 2 इक्वल टू 0, ये आ गया m माइनस n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यदि हम सातत्यता की कंडीशन काम में लेते हैं, कंटिन्यूटी की कंडीशन यहाँ पे काम में लेते हैं, तो हमारे पास में एक इक्वेशन आई m माइनस n प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी कि यदि हमारे को कहीं पर ये दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, m माइनस n प्लस 2, तो वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। ओके, अब मैं इधर इस साइड में x इक्वल टू 1 पर अवकलनीयता की कंडीशन लगाता हूं। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, LHD और RHD। तो सबसे पहले मैं यहां पर दायां अवकलज निकाल रहा हूं RHD, और इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। तो a की जगह कौन है, 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। सॉल्व करें तो लिमिट h टेंस टू 0, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, f 1 प्लस h का मतलब क्या है, फंक्शन में x की जगह 1 प्लस h लिखना है। तो फंक्शन कौन सा लेंगे भाई, दो पार्ट है यहाँ पर फंक्शन के। तो फंक्शन वो ले जहां पर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, क्योंकि 1 प्लस h का मतलब 1 से ज्यादा। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 1, तो ये वाला फंक्शन आपको लेना पड़ेगा, और इसमें x की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस h लिखेंगे। तो ये हो गया n 1 प्लस h और प्लस का 2, यहां से लिख दिया हमने प्लस का 2, माइनस f1 का मतलब है x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू। तो x इक्वल टू 1 यहां पर है, तो ये फंक्शन लेना पड़ेगा, और इसमें x की जगह क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, तो फंक्शन की वैल्यू फिर ये आ जाएगी। तो माइनस का 4 और माइनस का m, ठीक है, और अपॉन में h आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करे दो, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर n प्लस एन एच माइनस का 2 माइनस का m अपॉन h। अब जहां पर h दिख रहा है वहां पे 0 लिखना है, लेकिन इससे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा। तो ये जो सातत्यता की कंडीशन से, कंटिन्यूटी की कंडीशन से हमारे पास में रिजल्ट आया था
कि m माइनस एन प्लस 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो यहां पर आप इन तीनों को देखिए, ये जो है यहां पर है n माइनस 2 माइनस एम। तो जब आप इसको इधर भेज दोगे सबको, या माइनस से गुणा कर दोगे, दोनों पक्षों को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या बनेगा, माइनस एम प्लस एन और माइनस 2। तो माइनस एम प्लस एन माइनस 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो ये तो 0 हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ एन एच बचेगा, और नीचे क्या एच है, तो फिर h से h कट गया। तो अब इसमें h नहीं बच रहा, तो h की वैल्यू लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो सिर्फ क्या बच गया, n बच गया। क्या बच गया, n। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो RHD है इसकी वैल्यू क्या आएगी, n आएगी। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हम इसमें क्या निकालेंगे, LHD निकालेंगे। क्या निकालेंगे, LHD। और LHD का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। a की जगह कौन है, 1 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस h माइनस f1 और अपॉन माइनस का h, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो काम इसमें किया हमने वही काम इसमें करना है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन में x की जगह 1 माइनस h लिखना है। अब फंक्शन कौन सा ले, यहाँ पर दो पार्ट है, तो फंक्शन वो लेना है जहां पर x की वैल्यू 1 से कम है, क्योंकि 1 माइनस h है, तो ये वाला फंक्शन आएगा आपके पास इसमें, क्योंकि x लेस देन 1 है इसमें, तो ये फंक्शन लेना है। और इसमें x की जगह क्या लिखना है, 1 माइनस h लिखना है। और f1 का मतलब x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू, तो वही आ जाएगा सेम। तो इसको सॉल्व करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर इस फंक्शन में x की जगह 1 माइनस h लिखना है, तो 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h यह आएगा, और प्लस m। और f1 की वैल्यू आपको पता है ये आएगी यहां से, तो माइनस होने के कारण माइनस का 4 माइनस का m हो जाएगा, और नीचे क्या माइनस का h है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि m से तो m कट गया इधर, और ऊपर इसको सॉल्व करना है। यहां पर होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं इसको इधर, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस का 3 माइनस का 3h माइनस का 4 और नीचे माइनस का h। ओके, अब इसमें ऊपर क्या है, ये देखो ये माइनस का 4 है, प्लस का 3 प्लस का 1, तो इन दोनों से ये वाला हट गया यहां से, और ऊपर बच गया h स्क्वायर माइनस 5h, तो h बाहर आ जाएगा कॉमन, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h को कॉमन लिया तो क्या बचेगा अंदर, h माइनस 5 और नीचे माइनस का h। अब यहाँ पर h से h कट गया, तो हमने ये पूरी तरीके से इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में हम क्या करते हैं, h की वैल्यू इसमें लिखते हैं। तो h की वैल्यू कितनी लिखनी है, इसमें 0 लिखनी है, तो 0 लिख दोगे तो क्या बचेगा, ऊपर माइनस का 5 और नीचे माइनस का 1, तो आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने किसकी वैल्यू निकाली, LHD की वैल्यू निकाली, और LHD आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको बोल रहा था कि प्रत्येक बिंदु पर ये डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, तो उस कंडीशन में RHD की वैल्यू किसके बराबर होगी, LHD की। तो RHD की जो वैल्यू है वो क्या आई थी, n आई थी, और यहां पर ये वैल्यू 5 है, तो n इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। हमें m और n दोनों की वैल्यू इसमें फाइंड करनी थी, तो n का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो आप m का मान कहां से निकालोगे, ये जो इक्वेशन फर्स्ट आपको दिख रही है यहां से निकालोगे। n का मान इसमें लिख दो 5, तो कितना आएगा, -5 प्लस 2 -3, तो m इक्वल टू कितना आ गया, फिर इसमें +3। ठीक है, m इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का 3। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये एकमात्र क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बोर्ड में कभी नहीं पूछा जाएगा, बोर्ड में नहीं पूछेगा ऐसा क्वेश्चन। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ 2 नंबर का बनता है, विभाग में मिलेगा, पेपर का जो बी पार्ट है उसमें मिलेगा, और 2 नंबर का क्वेश्चन इतना बड़ा हो नहीं सकता। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये ऐसे बोल रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। अवकलनीय होने का मतलब आपको खुद ये सोचना है कि ये सतत भी होगा, अवकलनीय है तो सतत भी होगा। तो यहाँ पर सातत्यता की कंडीशन और अवकलनीयता की कंडीशन दोनों लगा करके आंसर निकालना है। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन वगैरह में पूछ लेता है। ठीक है, आगे के सवाल हम अगले लेसन में करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू।
धन्यवाद।